देखिए, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में कि न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, ये जानते हुए कि टाइप्स ऑफ कॉमन फोर्स कितने होते हैं। आज हम देखेंगे कि मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी बाय स्ट्रिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पुली। अगर क्वेश्चन के अंदर पुली है, क्वेश्चन के अंदर दो या दो से ज़्यादा बॉडी है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, थ्रेड से कनेक्टेड है, कंडीशन ये होना चाहिए कि स्ट्रिंग जो भी है मासलेस है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, एक न्यूमेरिकल है कि एक फ्लैट सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर दो ब्लॉक रखे हुए हैं M1 M2 मास के, एंड दोनों ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है एंड किसी एक ब्लॉक पर हम पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स F। हमें बताना है कि इन सिस्टम की एक्सीलरेशन क्या होगी एंड ये बताना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। देखें कि सपोज ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ब्लॉक M1 और दूसरा ब्लॉक है M2। ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग मासलेस है। हमें इस ब्लॉक पर फोर्स लगाना है F। हमने M2 ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाया। इसके कारण क्या होगा कि ये कनेक्टेड स्ट्रिंग से बॉडीज हैं, तो ये जितना ये बॉडी आगे मूव करेगी उतनी ही बॉडी ये मूव आगे करेगी। दैट मीन्स दोनों बॉडी के एक्सीलरेशन कॉमन होंगे, ये तो तय है। हमें ये बताना है कि सिस्टम की एक्सीलरेशन क्या होगी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा। दैट मीन्स A फाइंड करना है एंड T फाइंड करना है। ये दो चीजें हमें बतानी है। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका न्यूटन्स लॉ में यही था कि सबसे पहले ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। दैट मीन्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहला आइडेंटिफिकेशन चाहिए आपको फोर्सेस की, कितने फोर्स लग रहे हैं सिस्टम के ऊपर। उसके बाद में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर जिस साइड बॉडी मूव कर रही है उस साइड का सम ऑफ द टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब अगर देखें, सबसे पहले अगर M2 की फ्री बॉडी डायग्राम देखा जाए, FBD ऑफ M2 क्या होगा, तो इस M2 मास पर एक फोर्स F एक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स ग्रेविटी M2G, तीसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, एंड इस स्ट्रिंग में टेंशन T डेवलप हो जाएगा। इसको पुल करने से टेंशन T डेवलप हो गया इस स्ट्रिंग के अंदर। अब देखिए, अगर ये सिस्टम इस साइड चलेगा एक्सीलरेशन A से, ये तो तय है, तो ये भी एक्सीलरेशन A से चलेगा क्योंकि फोर्स उस साइड लग रहा है। तो यहां पर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है। अगर इसकी इक्वेशन लिखें कि सम ऑफ द टोटल फोर्स Fx इक्वल टू मास इंटू Ax, यही हमारा मेन फॉर्मूला है। अब अगर हम देखें सम ऑफ द नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू F माइनस T इक्वल टू M2 इंटू A। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास M1। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम देखें, FBD ऑफ M1। तो M1 पर कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो M1G ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड अब देखिए यहां पर एक और चीज आप कह सकते हैं कि दोनों पर नॉर्मल रिएक्शन सेम नहीं होगा। तो ठीक है, हमने यहां पर n माना है तो यहां पर हम n डैश मान लेते। होना भी चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि दोनों का वेट अलग अलग है। और इस डायरेक्शन में क्या है, तो टेंशन है, और इनके सहारे ये ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सीलरेशन A से मूव कर रहा है। अगर इसकी इक्वेशन देखें तो सिर्फ टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस ब्लॉक को चलाने के लिए। तो लिखेंगे क्या, T इज इक्वल टू M1 इंटू A। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, T से T कैंसिल, तो बच क्या गया, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। देयरफॉर
एक्सीलरेशन हो जाएगा F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इतनी एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक मूव कर रहे हैं। अब एक चीज और, कल मैंने आपको बताया था कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में है और उनको पुश किया जा रहा है तो हमने ये कहा था कि अगर दोनों की कॉमन एक्सीलरेशन है तो दोनों के एक सिस्टम मान सकते हैं। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट, दोनों की एक्सीलरेशन सेम है और बॉडी को पुल किया जा रहा है, यहां पर पुश नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम पुश करेंगे तो थ्रेड स्लैग कर जाएगा, सिर्फ एक बॉडी मूव करेगी, दूसरी बॉडी मूव नहीं करेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, बॉडी को पुल करेंगे। पुल करने से अगर दोनों सिस्टम की एक्सेलरेशन सेम है तो हम ये मान लेंगे कि दोनों सिस्टम एक कंबाइंड सिस्टम बना लिया। उसका मास क्या हो गया, m1 प्लस m2, एंड m1 प्लस m2 मूविंग विद द एक्सेलरेशन a, सो नेट फोर्स इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो इस एक्सेलरेशन को डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल यह आया टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे उसके अंदर हमने क्या कहा था कि जिसके बीच में आपको कांटेक्ट फोर्स निकालना है, एक्सीलरेशन इनटू लास्ट बॉडी का मास, सेम यहां भी होगा कि अगर हम देखें कि लास्ट बॉडी इस सिचुएशन में क्या है, इधर से हम पुल कर रहे हैं तो लास्ट बॉडी है, तो यहां पर भी वही सिचुएशन आएगी कि एक्सीलरेशन इनटू लास्ट बॉडी का मास, टेंशन। तो इस जगह पर टेंशन हम या तो वैसे कैलकुलेट करेंगे या इस एक्सीलरेशन की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो टेंशन कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 T इज इक्वल टू m1 इंटू ए, दैट इज m1F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हम कनेक्टेड बॉडी की मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अगर यहीं पर सिचुएशन कुछ डिफरेंट होता, क्योंकि इसमें 3 सिचुएशन आती हैं। सिचुएशन ये है कि पहले हम फोर्स हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर दिए। सिचुएशन दूसरा ये हो सकता है कि फोर्स को हम किसी एंगल पर इंक्लाइन एक्ट करा दें। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये जो स्ट्रिंग है हॉरिजॉन्टल नहीं होकर के किसी एंगल पर स्ट्रिंग हो। तो ये सारी सिचुएशन को हम अभी जनरलाइज करेंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बट आपको याद होना चाहिए कि इन ऑल द सिचुएशंस सीधे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बना करके हमें इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन सॉल्व करके जो जो अननोन वेरिएबल्स है उसको कैलकुलेट करना है। देखिए, दूसरा प्रॉब्लम हम देखें कि वही दो बॉडी हैं m1 m2 मास का, उनको स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है, मासलेस स्ट्रिंग से। अभी हमने क्या किया, फोर्स हॉरिजॉन्टल अप्लाई किया था, अब हमने फोर्स इंक्लाइन पर अप्लाई करना है। इस केस में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लो कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ये था हमारा ब्लॉक m1, ये था हमारा ब्लॉक m2। अभी हमने फोर्स अप्लाई किया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर, ऐसे। इस सिचुएशन के अंदर हमें सेम फाइंड करना है अननोन डेटा कि सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इंडिविजुअल मास। तो इस जगह पर अगर हम देखें FBD ऑफ m2, यहां भी क्या होगा, इन दोनों मास की एक्सेलरेशन सेम होगी, बिकॉज दोनों मास एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है सीरीज में। तो जितनी एक्सेलरेशन इसकी होगी उतनी ही एक्सेलरेशन इसकी भी होगी। अगर m2 की FBD हम ड्रॉ करें, यहां पर m2, एक ग्रेविटेशनल पुल m2g, एक नॉर्मल रिएक्शन n2 मान लेते हैं। यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा F cos थीटा एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा F sin थीटा। देखिए, अब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन प्लस F sin थीटा बैलेंस करेगा इसके वेट को। F cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है एंड अपोजिट डायरेक्शन में इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T है, तो इस डायरेक्शन में टेंशन T आएगा।
इसके बावजूद बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, अगेन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट, सम ऑफ द ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इस जगह पर लिखें इक्वेशन इसकी, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस टी इक्वल टू m2a, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ड्रॉ द एबीडी ऑफ m1। अगर m1 की एबीडी आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो m1 पर जितने फोर्स लग रहे हैं उसको ड्रॉ करें, दैट इज m1। यहां पर वेट लग गया आपका m1g, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन हो गया n1, और इस डायरेक्शन में टेंशन, एंड बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। तो इस जगह जो इक्वेशन लिखेंगे, ओनली t इज इक्वल टू m1 इंटू a। सॉल्व बोथ द इक्वेशन, कैंसल आउट, दिस इज f cos theta is equal to m1 plus m2 into a, so a is equal to f cos theta divided by m1 plus m2। अब एक चीज ध्यान दो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डिलीवरिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। हमें सिस्टम ये देखना है कि कौन सा फोर्स इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन को सपोर्ट करेगा, और उस केस में नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स क्या होगा, इस सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए हम लिखते हैं डिलीवरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड अपॉन टोटल मास, दिस इज द एक्सीलरेशन। सवाल आया टेंशन कैसे निकालेंगे, फिर वही चीज, टेंशन निकालने के लिए दो तरीका, या तो इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, टेंशन आ जाएगा, या तो क्या करेंगे, लास्ट बॉडी का मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो कितना लिखेंगे, m1 इंटू a, दैट इज f m1 cos थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस इज द इक्वेशन जिससे हमें टेंशन मिल गया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को आपको पता चल गया होगा। एक हमने न्यूमेरिकल पहले किया था, अभी ये किया। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं कि किस तरीके से अगर स्ट्रिंग की अरेंजमेंट हम थोड़ी अलाइनमेंट चेंज कर दें तब क्या होगा। तो देखिए नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि अगर इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, एंड इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ये मास m1 है एंड ये मास m2 है, राइट। यहां पर हमने क्या किया कि यहां से स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया, ऐसे ऐसे हमने स्ट्रिंग कनेक्ट किया, और ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, तो यहां भी एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा। एंड इस पर हमने जो फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर। अब यहां भी सेम कंडीशन वही है, आपको बताना है सिस्टम की एक्सीलरेशन क्या होगी एंड स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा। यहां भी सिंगल स्ट्रिंग है, इसलिए स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम होगा, टी एंड टी। फोर्स के दो कंपोनेंट यहां पर रिजॉल्व कर लो आप, F cos अल्फा एंड वर्टिकल F sin अल्फा। हम फ्री बॉडी डायग्राम अलग नहीं बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम इसी में दिखाना चाह रहे हैं। आप अलग बना सकते हैं, इसी में दिखा सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर m2 पर देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज वेट m2g नीचे लग गया, नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग गया, दिस इज n2। इस बॉडी पर एक और फोर्स आएगा, इस t के दो कंपोनेंट आएंगे। अगर इधर हम लिखें t cos थीटा तो इधर लिखना पड़ेगा आपको t sin थीटा। क्लियर, क्योंकि हमने जिस तरीके से इसके दो कंपोनेंट स्प्लिट किए थे उस तरीके से इसके दो कंपोनेंट हमने स्प्लिट कर लिया। सिमिलरली अगर इस ब्लॉक पर देखें, m1 ब्लॉक पर देखें तो t के एक कंपोनेंट हो गया t cos थीटा एंड एक कंपोनेंट हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में t sin थीटा। दूसरा वेट इसका हो गया m1g एंड नॉर्मल रिएक्शन हो गया यहां पर n1। अब अगर यहां देखें
तो डिलीवरिंग फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स वेट को काउंटर बैलेंस कर रहा है। यहां पर टी साइन थीटा प्लस m2g इक्वल टू n2 प्लस एफ साइन थीटा होगा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स काउंटर बैलेंस कर गए। यहां पर n1 प्लस टी साइन थीटा m1g को बैलेंस कर रहा है। यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट का यूज तब होता जब सरफेस रफ होता। अभी सरफेस फ्रिक्शनलेस है, सरफेस स्मूथ है, इसलिए हमारा वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का कोई यूज नहीं है, क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है। एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिलीवरिंग फोर्स है वो F cos अल्फा डिलीवरिंग फोर्स है, जबकि नेट फोर्स कितना होगा, F cos अल्फा माइनस टी cos थीटा। अब अगर m2 मास की इक्वेशन लिखी जाए तो क्या लिख सकते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में m2 मास पर फोर्स लग रहा है F cos अल्फा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T cos थीटा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, F cos अल्फा माइनस T cos थीटा इज इक्वल टू m2 इंटू ए। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अगर m1 मास का इक्वेशन लिखें तो ओनली T cos थीटा फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन ऑफ मास m1। दैट मीन्स T cos थीटा इज इक्वल टू m1 इंटू ए। और तब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो F cos अल्फा इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। दैट मीन्स एक्सीलरेशन कितना हो गया, तो F cos अल्फा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अभी मैंने आपको कहा, सिचुएशन के पहले ही बताया कि आपको यह सोचना है डिलीवरिंग फोर्स कौन है। डिलीवरिंग फोर्स अपॉन टोटल मास आप कर देंगे तो सिस्टम की एक्सीलरेशन आ जाएगी। यहां देखिए, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए डिलीवरिंग फोर्स F cos अल्फा है, जो इस सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम क्या लिखेंगे, F cos अल्फा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। नाउ अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दें तो टेंशन आ जाएगा। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा, T इज इक्वल टू m1 इंटू ए हो गया F cos अल्फा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, cos थीटा, क्योंकि T cos थीटा इक्वल टू m1a है, तो T हो जाएगा m1a बाई cos थीटा, तो यहां पर डिवाइडेड बाई cos थीटा। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो अभी तक हमने देखा कि कनेक्टेड बॉडी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीजें। एक तो डिलीवरिंग फोर्स चाहिए, दूसरी चीज ये देखना है कि बॉडी सीरीज में होनी चाहिए, चाहे एक स्ट्रिंग हो या दो स्ट्रिंग हो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग हो। यहां पर तो हमने दो ही मास देखा। इट मे बी पॉसिबल कि यहां एक और मास होता और एक स्ट्रिंग और लगा दी जाती। इट मे बी पॉसिबल कि एक और मास पीछे होता। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, हर सेक्शन में टेंशन अलग अलग करेंगे। सपोज इस सेक्शन में अगर टेंशन आपने टी लिया है और इसके पीछे एक और मास होता, तो उस सेक्शन में हम टेंशन क्या लेते, टी डैश ले लेते। फिर सब की इक्वेशन लिखते, सब की इक्वेशन लिख के हम उसको सॉल्व करते एंड यू गेट द अननोन वेरिएबल दैट इज एक्सीलरेशन एज वेल एज टेंशन। तो यहां पर तो एक स्ट्रिंग था तो एक टेंशन आया, वहां दो स्ट्रिंग होता दो टेंशन आता, क्योंकि दो इक्वेशन में आप पुट करते अलग अलग वैल्यू, एक में पुट करते तो टी आ जाता, दूसरे में पुट करते तो आप क्या, टी डैश आ जाता। तो इस तरीके से हम कनेक्टेड बॉडी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आपने देखा कि किस तरीके से हम इसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। और तब अब आगे हम देखेंगे कि कनेक्टेड बॉडी की एक्सीलरेशन पुली से कैसे होती है, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ पुली देखेंगे आगे। देखिए, अभी तक हमने देखा कि कनेक्टेड बॉडी की मोशन किस तरह से डिटरमाइन करते हैं विद हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ एंड बॉडी कनेक्टेड विद द मासलेस स्ट्रिंग। अब हम देखेंगे कि पुली से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ये जानो पुली होता क्या है। आपने देखा होगा, मूवी में आपने देखा होगा कि अगर हम
नीचे से पानी निकालते हैं कुएं से, तो ऊपर एक घिरनी टाइप की लगी होती है जिसके सहारे रस्सी से हम खींचते हैं तो पानी की बाल्टी ऊपर आती है। अब आपने सोचा वहां नहीं होगा कि क्यों लगाया गया, हम डायरेक्ट भी खींच सकते हैं, तो पुली के सहारे क्यों खींच रहे हैं? उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पुली, जिसको फिजिक्स के लैंग्वेज में कहा जाता है ऑटोड मशीन। पुली से क्या होता है कि आपका एफर्ट रिड्यूस हो जाता है। आप जितने पुली लगाएंगे उतना एफर्ट रिड्यूस हो जाएगा। आप कभी देखना क्रेन में जो हेवी लोड को लिफ्ट करता है उसके अंदर बहुत सारे पुली होती हैं और सारी पुली से थ्रेड पास करती हुई लास्ट में मशीन के मोटर पर जाती हैं। मोटर उसको वाइंड अप करता है तो हेवी वेट ऊपर आ जाता है। तो पुली का बेसिकली हमें इतना ही जानना है, अभी उतना आगे नहीं जानना है। पुली का हमें यह जानना है काम क्या है कि रिड्यूस द एफर्ट, एफर्ट को रिड्यूस करता है। पुली दो तरीके की होती है, एक को बोलते हैं फिक्स्ड पुली, एक को बोलते हैं मूवेबल पुली। जो पुली अपने एक्सिस पर ही घूमती है, ऊपर नीचे नहीं होती, दैट इज फिक्स्ड पुली। जो पुली घूमते हुए ऊपर नीचे भी आ रही है, दैट इज मूवेबल पुली। तो पुली के बारे में हमने दो ही अरेंजमेंट देखा, एक फिक्स्ड पुली, एक मूवेबल पुली। पुली मासलेस पढ़ेंगे यहां पर, बट रियल लाइफ में पुली मासलेस नहीं होता है। पुली का मास होता है, रोटेट करता है तो वहां टॉर्क एक्ट करता है, उस टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बट अभी हमें न्यूटन्स लॉ के अंदर जो पढ़ना है कॉन्सेप्ट, दैट इज कंप्लीटली मासलेस पुली। अब मासलेस पुली में फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली कैसा होता है हम जरा देखें। तो मैंने आपको बताया अभी कि पुली दो तरीके का होगा, एक को कहते हैं फिक्स्ड पुली, एक को बोलते हैं मूवेबल पुली। देखिए फिक्स्ड पुली का मतलब कि अगर हम यहां पर फिक्स कर दिए पुली, अब आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि इस तरीके का पुली होता है, एक गोल सा अरेंजमेंट जिसके ऊपर थ्रेड पास करता है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड पुली। अगर इस पर थ्रेड पास करते हैं तो एक एंड थ्रेड का इधर आएगा, दूसरा एंड थ्रेड का इधर आएगा। नाउ ये देखिए फिक्स्ड है सपोर्ट से, ये सिर्फ अपने एक्सिस पर घूम सकता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बट ये फिक्स्ड है। दूसरा पुली का अरेंजमेंट ये होता है कि ऐसा पुली है और यहां पर थ्रेड ऊपर की तरफ है इसको सपोर्ट किए हुए, और यहां से एक नीचे में वेट को सपोर्ट करा दिया गया। यहां क्या होगा, अगर सपोज इस एंड को आप खींचेंगे तो ये पुली घूमते हुए ऊपर चढ़ेगी, साथ साथ ये वेट भी ऊपर जाएगा, या वेट जब नीचे आएगा तो पुली घूमते हुए नीचे आएगी। तो इस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया दो पार्ट में, दिस इज फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली। बोथ द पुलीज massless एंड फ्रिक्शनलेस ऑल्सो, बिकॉज अगर फ्रिक्शन भी होगा तो भी टॉर्क डेवलप हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के कारण। इसलिए हमें मासलेस पढ़ना है एंड फ्रिक्शनलेस दोनों पढ़ना है। जैसा कि अभी आपने देखा कि थ्रेड भी आपको मासलेस पढ़ना है, पुली भी अभी आपको मासलेस पढ़नी है, फ्रिक्शनलेस पढ़नी है, यानी कहीं भी कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए जिसके कारण टॉर्क आ जाए। अब देखिए इस पुली से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। सपोज एक चीज और मैं बता दूं इसके पहले, नेट टेंशन ऑन द पुली 0 होना चाहिए। यह भी एक पॉइंट में आप नोट कर लें कहीं पर कि नेट टेंशन ऑन पुली is equal to 0. This is very important point. That means net force upward direction is equal to net force downward direction on the pulley. Simple, यहां पर भी होगा net force upward direction equal to net force downward direction. अगर एक सिंगल स्ट्रिंग है तो दोनों तरफ टेंशन आपका सेम होगा, यहां भी दोनों तरफ टेंशन आपका सेम होगा, लेकिन इस केस में वर्टिकल स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा, तो यहां पर नेट टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में 2t है, तो वर्टिकल स्ट्रिंग में यहां टेंशन भी 2t हो जाएगा। यहां पर भी सेम, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा 2t। अब देखिए यहां पर हमने इसलिए टेंशन इक्वल किया
क्योंकि मासलेस पुली है। अगर पुली की इनर्शिया होती, पुली का मास होता, तो इस जगह पर टेंशन अलग अलग होता, T1 एंड T2। बट हमें अभी यहां पर मासलेस पुली ही पढ़ना है। एक प्रॉब्लम देखिए है क्या, क्वेश्चन है कि एक पुली से, सपोज ये फिक्स्ड पुली है और इस फिक्स्ड पुली से मासलेस थ्रेड के सहारे दो मास को हैंग करा दिया गया। एक मास ये है, एक मास ये है। ये M1 मास है, ये M2 मास है, हैंग करा दिए दोनों। अब यहां पर आप सोच सकते थे कि अगर ये दोनों मास इक्वल होता तो क्या होता, कि उस केस में एक्सीलरेशन सिस्टम की जीरो होती, बिकॉज जो नेट फोर्स है बॉडी पर वो जीरो हो जाता, क्योंकि जितना वेट यहां लगेगा उतना ही वेट यहां लगेगा। टेंशन टेंशन, तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो हो गया। इसका मतलब कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। यहां मास आपका अलग अलग है और कंडीशन भी दिया हुआ है कि M1 ग्रेटर देन M2। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहां पर भी सिचुएशन में आपको सिस्टम की एक्सीलरेशन बतानी है एंड स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है। देखिए अभी लॉजिकली तो ये लग रहा है कि जितना मास ये नीचे चलेगा उतना ही मास ये ऊपर आएगा, क्योंकि ये हैवी मास है तो नीचे जाएगा, ये लाइट मास ऊपर आएगा। तो जिस एक्सीलरेशन से ये नीचे जाएगा उसी एक्सीलरेशन से ऊपर आएगा। दिस इज लॉजिकल ट्रीटमेंट, बिकॉज अभी हमने देखा था हॉरिजॉन्टल सरफेस पर दो मास अगर एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड था तो हमने फोर्स लगाया, जितना ये मूव किया उतना ही ये मूव किया था। दैट मीन्स दोनों की एक्सीलरेशन सेम थी। वही सिचुएशन तो है, बस हमने क्या किया, बीच में एक पुली लगा दिया, तो जितना ये मूव करेगा उतना ये मूव करेगा। लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूफ किया जाए, सवाल ये है। तो इसके लिए एक जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ, दैट इज लेंथ कंस्ट्रेन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ कंस्ट्रेन, जिस मेथड से हम इनकी एक्सीलरेशन की रिलेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी आप मान लीजिए कि इसकी एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में A1 है एंड इसकी एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में A2 है। हमने नहीं माना कि दोनों की एक्सीलरेशन सेम है, लॉजिक को हमने माना ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा मैथमेटिकल सपोर्ट करेगा कि A1 A2 के इक्वल है, तब हम कह लेंगे हाँ जी ठीक है, प्रूफ हो गया। तो हमें लॉजिक को प्रूफ करना है मैथमेटिक्स से। कैसे करेंगे, हाउ टू प्रूफ, इसके लिए मैथमेटिक्स सपोर्ट करता है लेंथ कंस्ट्रेंट मेथड। क्या है वो देखिए। लेंथ कांस्टेंट मेथड में हम करते क्या है, लेंथ की स्ट्रिंग कांस्टेंट कर देते हैं। लेंथ की स्ट्रिंग मींस, देखिए ये मास ऊपर नीचे होंगे, इसके कारण क्या होगा कि इस पुली से डिस्टेंस चेंज होगी टाइम के साथ, लेकिन टोटल जो लेंथ होगा स्ट्रिंग का वो कांस्टेंट रहेगा। हमने मान लिया कि इस मोमेंट पर इस पुली से ये डिस्टेंस कितना है, तो y2 है, एंड ये डिस्टेंस कितना है, तो y1 है। अब एक और चीज यहां पर, अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर आएगा तो क्या होगा, टाइम के साथ साथ ये y1 बढ़ेगा और टाइम के साथ साथ ये y2 कम होगा। यानी कहने का मतलब, अगर टाइम बढ़ रहा है और y2 कम हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y2 क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। जरा देखें इसको लेंथ कंस्ट्रेंट से, तो लेंथ कंस्ट्रेंट मेथड में हम क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग कांस्टेंट है, दैट मींस y1 प्लस y2 इज इक्वल टू l, दिस इज कांस्टेंट। दिस इज अ लेंथ कंस्ट्रेंट मेथड का पहला तरीका है, किसी तरीके से पुली के सहारे जो स्ट्रिंग पास कर रहा है जिससे सिस्टम कनेक्टेड है, उनका जो लेंथ है कांस्टेंट करो, पहला काम। अब इसको क्या करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में लेंथ चेंज हो रही है पुली के सहारे ब्लॉक्स की, नॉट टोटल लेंथ नहीं चेंज हो रही है, ध्यान होना चाहिए। ब्लॉक्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो यहां पर लिखेंगे दिस इंप्लाइज dy1 बाई dt
प्लस dy2 बाई dt इज इक्वल टू dl बाई dt एंड dl बाई dt जीरो हो जाएगा क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है। और आपने देखा है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ मास m2 एंड रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ मास m1 यहां पर मिल गया हमें। दैट इज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। दिस इज योर y1 डॉट प्लस दिस इज योर y2 डॉट इक्वल टू जीरो। किसी भी वेरिएबल का सिंगल डॉट का मतलब एक डिफरेंशिएशन एंड दैट इंडिकेट्स वेलोसिटी ओनली। तो यहां पर हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज v1 प्लस v2 इक्वल टू जीरो, इसका मतलब v1 इक्वल टू माइनस v2। यहां से हमें एक चीज पता चल गया कि दोनों की वेलोसिटी भी इक्वल होगी इंस्टेंटेनियस, और लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, क्या मिल जाएगा आपको? dv1 दैट मींस dy डॉट डिवाइडेड बाय dt, यानी कि डिवाइडेड बाय dt का मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं कि डिवाइड अलग से करना है, y डॉट का डेरिवेटिव टाइम के साथ प्लस डेरिवेटिव ऑफ y2 with respect to time, this is y1 is equal to 0 and this comes out y1 double dot plus y2 double dot equal to 0। डबल डॉट मीन्स डबल डिफरेंशिएशन, और पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट करते हैं दैट गिव्स एक्सीलरेशन। तो इस मोमेंट पर हम लिख सकते हैं कि a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज a1 इक्वल टू माइनस a2। देखिए अब आ गया, दोनों की एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि दोनों की एक्सीलरेशन एक दूसरे की अपोजिट है, यानी जो हमने लॉजिक लगाया था स्टार्टिंग में कि दोनों की एक्सीलरेशन सेम है, अब यहां पर क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं a। हमें क्वेश्चन में क्या करना है? a डिटरमाइन करना है। कैसे निकालेंगे? तो अब ये प्रूव हो गया कि दोनों बॉडी की एक्सीलरेशन सेम है, सिस्टम की एक्सीलरेशन सेम है। अब क्या करेंगे? अब देखिए इस जगह पर हम क्या कर दें? डिलीवरिंग फोर्स m1g, टेंशन t, अगेन टेंशन t, ये टेंशन t थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगा। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? m2g। ये बॉडी नीचे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहां पर इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बॉडी नीचे आ रहा है, इसका मतलब कि m1g टेंशन से ग्रेटर होगा। तब इसकी इक्वेशन क्या हम लिखेंगे? दिस इक्वेशन कम्स आउट m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये बॉडी ऊपर जा रही है, इसका मतलब कि टेंशन m2g से ग्रेटर होगा। तो उस केस में क्या लिखेंगे? t माइनस m2g इज इक्वल टू क्या? m2a। अब क्या करें? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आपको मिल जाएगा वो क्या मिलेगा? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू g इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। देखिए यहां पर हमने एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लिया। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों मास सेम होते तो रेस्ट पर होता सिस्टम, इक्विलिब्रियम में होता। प्रूफ कर लीजिए यहां पर m1 m2 के इक्वल कर लें आप, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब एक चीज और, इस एक्सीलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, वहां से टेंशन आ जाएगा। टेंशन कितना होगा आप पुट करके सॉल्व कर लेना। टेंशन आ जाएगा T इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, क्योंकि कई जगह पुली से रिलेटेड डायरेक्ट प्रॉब्लम आता है, तो डायरेक्ट यूज द फॉर्मूला A, डायरेक्ट यूज द फॉर्मूला T। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरी एपिसोड में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू पुली कॉन्सेप्ट, एंड कैसे एक्सीलरेशन की रिलेशन डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंथ कंस्ट्रेंट मेथड।